जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आधुनिक काल के तहत हम प्रयोगवाद के कॉन्सेप्ट पर प्रीवियस की क्लास में बात कर चुके हैं, साथ ही पीवाईक्यू भी लगाए हैं और क्रमशः 3 से 4 क्लास में हमने तार सप्तक के कवियों से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे, हालांकि जो पहले जो आप 1943 में तार सप्तक देखते हैं, जितने कवि हैं और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो तार सप्तक है, उनसे महत्वपूर्ण जो कवि हैं उन सभी को पिछले क्लास में हमने कवर कर लिया है। और अब जितने भी क्वेश्चन अभी हम करा रहे हैं प्रयोगवाद संबंधी, उसमें जैसे दूसरे सप्तक के कुछ कवियों की प्रमुख कृतियां बची हैं, तो उन्हें भी कुछ क्लास में लेंगे और इस तरीके से मतलब आपका जो प्रयोगवाद है उससे जितने भी पीवाईक्यू हैं और कवियों से रिलेटेड रचनाएं वो हो जाएंगे फिनिश, और इसके बाद नई कविता का शुरुआत होगा। देखिए, आप जब दूसरा सप्तक पढ़ते हैं उनमें प्रमुख कवियों के तौर पे शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, नरेश मेहता, हरिनारायण व्यास, धर्मवीर भारती, रघुवीर शाह है। इनमें कुछ ऐसे कवि हैं जैसे शमशेर हैं और धर्मवीर भारती जी, नरेश मेहता, भवानी प्रसाद जी, इनसे इनकी जो कविताएं हैं और इनकी रचनाएं बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। तो सबसे पहले हम एक एक करके उनको थोड़ा सा कुछ कुछ कवियों का लेके डिस्कस करेंगे और लास्ट में पीवाईक्यू लगा लेंगे। दूसरे सप्तक में हम सबसे पहले देखें तो 1911 में जो है 1911 से लेके 1993 तक की यात्रा शमशेर बहादुर सिंह की रहती है। इनके बारे में देखें तो इनमें छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, तीनों काव्य आंदोलनों को अगर देखें तो सामान्य रूप से स्वीकृति देते हैं, लेकिन उन सबसे भी ज्यादा अगर आप देखें तो क्योंकि हम इनको उनसे करीब अगर जाके देखें तो ये प्रगतिवादी चेतना के ज्यादा निकट लगते हैं। हालांकि हम लोग इन्हें दूसरा सप्तक के कवियों में पढ़ते हैं प्रयोगवादी धर्मिता के तहत। और इन पे इतना ही नहीं, फ्रांसीसी प्रतीकवाद जो है उसका भी अगर देखें तो प्रभाव देखने को मिलता है फ्रांसीसी प्रतीकवाद का। एक पीली शाम इनकी रचना, और ये एक पीली शाम करके एक कविता है। हालांकि इनकी और भी कविताएं बहुत प्रसिद्ध रही हैं जो चर्चित कविताओं में है, जैसे टूटी हुई बिखरी हुई। टूटी हुई बिखरी हुई धूप कोठरी के आईने में, यानी क्या है, टूटा हुआ बिखरा हुआ धूप कोठरी के आईने में अमन का राग, अमन चैन का राग जो है वो टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है और कोठरी के आईने में वो एक तरीके से समय के रथ में घिर गया है और समय साम्यवादी। तो इसको थोड़ा इमेजिन करिए कि इनकी कविताओं में भी कह रहे हैं कि टूटी हुई बिखरी हुई धूप जो है, यानी एक अगर आप कमरा देखें तो कमरे में जो प्रकाश आ रहा है, धूप आ रहा है, वो कोठरी के आईने में क्या है, अमन का राग जो है वो एक तरीके से आप देखें तो बिखरा हुआ पड़ा है और घिर गया है समय का रथ, यानी इसको घेर किसने लिया है, समय के रथ ने घेर लिया है। और ये समय है क्या, समय साम्यवादी है। और इन्होंने एक पीली शाम करके लिखा था, ये जो कविता लिखा था इन्होंने इनकी पत्नी जब रूढ़ावस्था में थी तो गहरी संवेदना व्यक्त करने के लिए इन्होंने एक पीली शाम लिखा था। इजरा पाउंड कहते हैं कि मेरे सबसे बड़े जो है आदर्श बन गए। टेक्निक में अगर देखें तो ये शमशेर जी स्वयं कहते हैं कि इजरा पाउंड जो है वो मेरे सबसे बड़े आदर्श के रूप में मतलब मेरे जीवन में रहे हैं। इनके संबंध में रामस्वरूप चतुर्वेदी जी और मुक्तिबोध जी ने काफी चीजें कही है। जैसे रामस्वरूप चतुर्वेदी जी इनको इन्हीं शमशेर जी को कहते हैं कि जो जीवन का कटुतम संघर्ष है, यानी जीवन का जो कटुतम संघर्ष रहा है उन संघर्षों को लेकर किसी कविता में एकदम तरल बना देना, वो शमशेर के काव्य व्यक्तित्व की पहचान है। तो कटुतम संघर्षों को सरल बना देना। और इनके अलावा ये भी कहते हैं कि अगर आप देखें कि चाहे वो चित्रकला हो, चित्रकला के अलावा संगीत हो, कविता हो, सब कुछ घुल मिलकर उनके यहाँ पे रचना बन जाता है। और उनकी जो काव्य भाषा है उनमें संज्ञा पद से कुछ ज्यादा महत्व सर्वनाम क्रियापद और अयो का देखने को मिलता है। और मुक्तिबोध जी भी अपनी तरफ से जो है इनके बारे में, शमशेर जी के बारे में कहते हैं कि शमशेर की जो आत्मा है और आत्मा ने अपनी अभिव्यक्ति का एक प्रभावशाली भवन अपने हाथों से तैयार किया है। अब होता क्या है कि मुक्तिबोध कहते हैं कि उस भवन में जाने से डर लगता है, क्योंकि उसकी गंभीर प्रयत्न साध्य पवित्रता के कारण, बहुत ही पवित्रता के साथ वो चीजें होती है, हमारे सामने आती है तो डर लगता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल मनोवृत्ति इनकी कौन सी थी, शमशेर जी की। और मुक्तिबोध इनके संबंध में कहते हैं कि देखिए इनकी मूल जो मनोवृत्ति अगर आप देखेंगे तो एक इम्प्रेशनिस्टिक चित्रकार जो है, इम्प्रेशनिस्टिक चित्रकार वो है। और इनके संबंध में ये कहते हैं कि प्रणय जीवन यानी प्रेम के जीवन का अगर कहें कि प्रसंगबद्ध कर देना तो उसके भी ये कवि है। आगे जी तो कहते हैं कि शमशेर जो है ना वो कवियों के कवि हैं।
अगर देखें कवियों के कवि हैं। मलयज कहते हैं कि नहीं ये तो मूड्स के कवि हैं। विष्णु खरे कहते हैं शमशेर की शमशेरियत पर बात। रामचंद्र तिवारी जी हिंदी गद्य के जातीय गद्य यानी शमशेर का जो गद्य है वो कहते हैं हिंदी का जातीय गद्य है। बाकी रामविलास शर्मा जी कहते हैं इनके में रोमानी, इनके अलावा सौंदर्य बोध, तो रोमानियत भी है, सौंदर्य बोध है, मार्क्सवादी विवेक है। इन तीनों का द्वंद हमें देखने को मिलता है। बच्चन जी के भी स्टेटमेंट इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। जैसे कहते हैं कि वो मुख्यतः अगर देखें इनको तो मुख्यतः ये प्रेम और प्रेम और प्रकृति सौंदर्य के कवि हैं। मतलब कहीं दोनों अलग है, कहीं दोनों का अद्भुत रासायनिक घोल है। ये कहना बच्चन सिंह का है शमशेर बहादुर सिंह के बारे में। इनके अलावा उनकी प्रेम में गहरी आसक्ति भी है। लेकिन देखिए प्रेम में गहरी आसक्ति तो है, गहरी जो है आसक्ति तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात है उस आसक्ति में भी जो बहुत बड़ी चीज है कि छायावादी जो पवित्रता देखने को मिलता है, छायावादी पवित्र वायव्यता वो भी है। ऐसा कहना बच्चन जी का, बच्चन सिंह का ये कहना है इनके बारे में। बाकी अशोक वाजपेयी ने भी कहा है कि शमशेर की कविताओं का आप किसी अन्य अभिप्राय के लिए इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, क्योंकि अर्थ उसका देखें तो परम नैतिक कविता है, प्रार्थना की तरह। जैसे हमने देखा मुक्तिबोध इनके बारे में कहते हैं। बाकी इनका काव्य संकलन चुका भी हूँ मैं नहीं, अभी हम आगे देखेंगे। कहते हैं अपनी काव्य कृतियां मुझे दरअसल सामाजिक दृष्टि से कुछ बहुत मूल्यवान नहीं लगती, उनकी वास्तविक सामाजिक उपयोगिता मेरे लिए एक प्रश्न चिन्ह सी रही, कितना ही धुंधला सही। तो ये स्वयं के इनके संबंध में, अपनी रचनाओं के संबंध में इनका कहना है। तो हम यहाँ पे देखिए क्योंकि शमशेर बहादुर सिंह का जो है काफ़ी जो रचनाएं हैं वो भी लगातार एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो हम उनका एग्जाम ओरिएंटेड देख लेंगे। इनके अलावा जो है धर्मवीर भारती जी का देखें तो धर्मवीर भारती जी के बारे में तो अभी रचनाएं हम देखेंगे। इनके यहाँ पे कविताओं के केंद्र में या इनके लेखन के केंद्र में जो व्यक्ति स्वातंत्र है वो प्रमुख रहा है। और इनके प्रारंभिक काव्य संग्रह ठंडा लोहा, ठंडा लोहा, ये है ठंडा लोहा करके। इसको तो ये कहा गया है कि ठंडा लोहा जो है ये कैशोर्य भावुकता का काव्य है। मतलब जब इन्होंने लिखा होगा तो एक कैशोर्य जो भावुकता है वो है। एक इनकी रचना कई बार है प्रेम पथ्यु करके। प्रेम पथ्यु एक यूनानी पौराणिक पुरुष इसमें है, और एक लंबी कविता है प्रेम पथ्यु। तो ये ध्यान देना कि ये है क्या प्रेम पथ्यु, एक लंबी कविता है इनका। कनुप्रिया बहुत प्रसिद्ध है। कनुप्रिया काव्य संग्रह है, उसमें राधा कृष्ण का प्रेम है। और एक इनके द्वारा देशांतर करके रचना है, देशांतर। उसमें क्या है, देशांतर में जो विदेशी कविताएं हैं, विदेशी कविताओं का संग्रह है। तो ये कुछ चीजें धनवीर भारती जी के संबंध में है। रघुवीर सहाय जी का देखेंगे तो सीढ़ियों पर धूप में, तो उसमें रोमानियत का प्रभाव देखने को मिलता है, राजनीतिक विमर्श। और ये एक इनका आत्महत्या के विरुद्ध करके है, आत्महत्या के विरुद्ध काव्य संग्रह है। तो इसके लिए बच्चन सिंह ने लिखा है कि जो आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर जी ने जो लिखा है, ये संग्रह जीवन में होने वाली आत्महत्याओं के विरुद्ध ही नहीं बल्कि साहित्य की जो हत्या करने वाले बीटनिकों और आकवितावादियों के विरुद्ध भी। ये कहना बच्चन सिंह का है इनके बारे में। बाकी रघुवीर सहाय ने एक मेरा प्रतिनिधि करके, ये मेरा प्रतिनिधि कविता राम मनोहर लोहिया के प्रति लिखा था। बाकी इनके बारे में भी देखिए रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के बहुत सारे मतलब उनके कथन है उनके संदर्भ में कि मनुष्य जीवन की नियति को उनके समूचे विस्तार में देखना और प्रासंगिक बनाए रखना रघुवीर सहाय के कवि कर्म का केंद्रीय रूप है। और राजनीति जैसे अखबारी विषय को कवि ने अनुभूति में ढाला, तो अखबारी विषय को कैसे अनुभूति में डाला जाए, अखबारी विषय को अनुभूति में ढालना, ये रामस्वरूप जी ने इनके बारे में कहा कि इन्होंने ये काम भी बढ़िया किया है। मैनेजर पांडे ने कहा है कि रघुवीर सहाय ने एक बड़ा काम वो किया कि उन्होंने कविता के पुराने जो प्रभामंडल है उससे कविता को आजाद कर दिया है। तो यहाँ पे हम अब कवियों का देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे शमशेर बहादुर सिंह का हमने देखा, तो देखिए थोड़ा सा हम याद कैसे कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे से आप याद कर सकते हैं, इनकी करीबन 11 रचनाएं हैं। और देखिए याद करने का तरीका कैसे हो सकता है। मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ी सी बारीकी से इन कविताओं को देखें, पहले तो ये कविता के संबंध में कहते हैं कि जैसे मान लीजिए, इमेजिन करना एक कवि है और एक लड़की उदिता बैठी है, ठीक है। ये कवि उदिता से बात कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि देखो उदिता, मेरे पास कुछ कविताएं हैं। तो उदिता कहती है अच्छा,
वो कभी जब कहता है कि मेरे पास कुछ कविताएँ हैं, तो कहता है रुको, कुछ और कविताएँ हैं। उदिता कहती है अच्छा, लेकिन मैं इससे क्या हूँ? चूका भी हूँ, मैं नहीं भी हूँ। मतलब मेरे पास देखो कुछ कविताएँ हैं तुम्हारे लिए, फिर वो सुनने के लिए आतुर होती है, तो कहते रुको, कुछ और कविताएँ हैं मेरे पास। चूका भी हूँ मैं नहीं, मतलब कि जो भी मुझे कहना था मैं चूका नहीं हूँ अपनी तरफ से। इतने पास अपने यानी कभी उदिता से कह रहा कि इतने पास अपने, यानी यहाँ पे इतने पास अपने उदिता, मतलब उदिता तुम इतने पास हो अपने, लेकिन अभिव्यक्ति का संघर्ष यानी मैं जो तुमसे कहना चाहता हूँ वो संघर्ष मेरे मन में अभी भी चल रहा है। बात बोलेगी यानी बात तो मैं बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि काल यानी समय समय तुझसे मेरी एक होड़ है। मैं उदिता से कहना चाहता हूँ, उदिता मेरे पास भी है, लेकिन मैं नहीं कह पा रहा हूँ। और उदिता से कह रहा क्योंकि ये कहाँ पे बैठे बिल्कुल वीरान जगह पे, तो कभी कह रहा देखो कहीं बहुत दूर से मैं सुन रहा हूँ, कुछ मुझे सुनाई दे रहा है। मतलब तुम बैठी हो तो तुमसे जो मैं कहना चाहता हूँ उसमें अभिव्यक्ति का संघर्ष चल रहा है क्योंकि काल से मेरी होड़ है, लेकिन मैं कहीं बहुत दूर से कोई बात सुन रहा हूँ। क्या सुन रहा हूँ? मतलब एक जीवन में उनके उथल-पुथल है, तो कह रहे सुकून की तलाश खोज रहा हूँ। और टूटी हुई, बिखरी हुई, क्योंकि ज़िंदगी क्या है? टूटी हुई, बिखरी हुई ज़िंदगी है। एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे इमेजिन करते हैं कि क्या कह रहे हैं कवि। और एक पीली शाम हमने देखा कैसे ये अपनी पत्नी के लिए लिखे थे। तो हमें क्या करना है? थोड़ा-सा इमेजिन करना है। यहाँ पे उदिता बैठी है और यहाँ पे कवि बैठे हैं, ठीक है? और मतलब बैठे हुए मान लीजिए ये लोग, दोनों लोग कहाँ पे? घास पे बैठे हुए हैं, ठीक है? अब ये कवि जो है उदिता को देख रहा है, उदिता पास में बैठी है, मान लीजिए उदिता इनकी प्रेयसी है और ये कवि है। तो कवि सबसे पहले क्या कह रहे हैं? कवि उदिता से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं उदिता कुछ कविताएं हैं मेरे पास। और ये बात इन्होंने कब कहा? 1959 में। 1959 में कहा कि देखो कुछ कविताएं हैं मेरे पास। तो उदिता को सुनते सुनते 1 साल तो लग गया, 59 से 60 हो गया। फिर वो तैयार हुई, ठीक है भाई कविताएं सुनाओ। तो 1961 में फिर ये कवि महोदय कह रहे हैं सुनो उदिता, कुछ और कविताएं हैं मेरे पास। ये बताने में इनको 1 साल लग गया कि कुछ और कविताएं हैं। मतलब 1960 में 1 साल तो इंतजार करती रही, पहले ये कुछ कविता बताए, फिर कुछ और कविताएं की बात की है। फिर ये कह रहे हैं अब कुछ और भी कविताएं। फिर बहुत समय 1975 का दौर आ गया और कह रहे हैं कि देखो चूका भी हूं मैं नहीं, मतलब मैं चूका नहीं हूं, जो कहना था वो कहाँ हूँ। इतने पास अपने यानी इतने करीब है। 1980 में कह रहे हैं देखो इतने पास अपने, यानी तुम यहाँ पे हो, इतने पास अपने हो। उदिता उदिता सुन रही है, यानी जब वो कह रहे इतने पास अपने तब भी 80 में, और उदिता पास में है वो भी 80 में है, क्योंकि वो पास में है उदिता ना, तो पास में है 80, दोनों 1980 है। और उतने में कह रहे हैं कि देखो बोलने में भी संघर्ष हो रहा है, अभिव्यक्ति का संघर्ष। तो 1980 में 3 चीजें हैं। उदिता पास में बैठी है, उदिता पास में बैठी है तो इतने पास बैठी है, भाई पास बैठी है तो 80 में ही रहेगा बात, बढ़ेगा तो है नहीं। अब 80 में उदिता भी वही है, लेकिन दिक्कत ये है कि अब इतने पास बैठे तो बोल देना चाहिए था, लेकिन कवि महोदय बोल नहीं पा रहे हैं। तो कह रहे अभिव्यक्ति का संघर्ष। अभिव्यक्ति का संघर्ष चलते चलते 1 साल से हो गया 1981, 1 साल लग गया। कहते बात बोलेगी, यानी अब कुछ बोलेगी कि नहीं? नहीं बोल रही है, उदिता नहीं बोल रही है। कह रहे काल तुझसे होड़ है मेरी। फिर अब उदिता की तरफ ध्यान दे ना दे के कभी प्रकृति की तरफ ध्यान दे रहा है, नेचर की तरफ ध्यान दे रहा है। और कह रहा कहीं कुछ बहुत दूर से मैं सुन पा रहा हूँ। और जब वो कहीं कुछ बहुत दूर से सुन पा रहे हैं, किस लिए क्या सुन रहे हैं? सुकून की तलाश। क्यों? क्योंकि वो टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ कविताएं 1959, कुछ और कविताएं 61, चुका भी हूं मैं नहीं 75, इतने पास अपने आप में, इतने पास अपने 80। उदिता 80 और अभिव्यक्ति का संघर्ष 80, बात बोलेगी 81, काल तुझसे होड़ है मेरी 88, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ 95, सुकून की तलाश 98,
टूटी हुई बिखरी हुई 90। तो 59 से बात करते करते 90 तक आ गया। 11 रचनाएं हैं। देखिए रघुवीर सहाय जी की रचनाओं की बात करें तो यहाँ पे रघुवीर सहाय जी के जो रचनाएं हैं, सीढ़ियों पर धूप में, इमेजिन करना है आपको कि आप जब इस समय ठंड के समय में आप जाइए, सीढ़ी पे आप बैठेंगे जहां से आपको लगेगा कि हाँ धूप आ रहा है ना। तो जहां से धूप पड़ेगा सीढ़ी पे आप वहीं बैठेंगे। तो सीढ़ियों पर धूप में आप बैठे हैं और आप अपने जीवन के विरुद्ध यानी आत्महत्या के विरुद्ध कह रहे हैं हंसो हंसो जल्दी हंसो। अच्छा, एक व्यक्ति है जो बड़ा सामाजिक प्राणी है, अब यहाँ पे ये बैठा हुआ है सीढ़ी पे। यहाँ पे एक व्यक्ति जो है सीढ़ी पर बैठा हुआ है, धूप ले रहा है और अपने विरुद्ध सोच रहा है। कह रहा हंसी आ रही है मुझे, क्यों? क्योंकि लोग ना इस दुनिया में भूल जाते हैं। एक समय था पहले लोग चिट्ठी लिखते थे। कब? एक समय था कुछ पते कुछ चिट्ठियां लिखते थे, लेकिन आज आज तो लोग भूल गए हैं। तो सीढ़ियों पर धूप में बैठा व्यक्ति 1960 में ये सोच रहा है आत्महत्या के विरुद्ध। 67, हंसो हंसो जल्दी हंसो, वो हंस रहा है कि लोग भूल गए हैं, पहले चिट्ठी लिखते थे, एक समय था, लेकिन वो समय तो चला गया। तो 1929 में रघुवीर सहाय जी का समय, और इन्होंने ये 6 रचना इनकी महत्वपूर्ण कृति है। इसके बाद धर्मवीर भारती जी का देखें तो धर्मवीर भारती जी जो है इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, देशांतर, आद्यांश, सपना अभी भी। देखिए इनके केंद्र में धर्मवीर भारती जी के व्यक्ति स्वातंत्र, ठंडा लोहा को कैसे और भावुकता का काव्य कहा गया, प्रेम पत्तियों के बारे में बताया, उसमें पौराणिक पुरुष लंबी कविता है, देशांतर में विदेशी कविता का संग्रह है। ये कुछ चीजें हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो ठंडा लोहा, ये कह रहे हैं कि देखो ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, देशांतर, तो हमने कनुप्रिया के बारे में बताया कि राधा कृष्ण का है। देशांतर में विदेशी जो है, जो विदेशी कविताएं उनका संग्रह है, सपना अभी भी है। कह रहे ठंडा लोहा यानी लोहा ठंडा हो गया, 7 वर्ष बीत गए। देश में इतना अंतर है कनुप्रिया से कि ठंडा लोहा, लोहा ठंडा हो गया, 7 वर्ष बीत गए। आद्यांत, आज तक, सपना अभी भी रह गया कनुप्रिया से मिलने का। ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, देशांतर, देश में अंतर है, आद्यांत, आज तक, सपना अभी भी बाकी है। ठंडा लोहा यानी लोहा ठंडा हो गया, मैं मिल नहीं पाया। धर्मवीर भारती 1926। ये कुछ चीजें हैं, थोड़ा बहुत हमने कोशिश की है कि इस तरीके से कराएं कि कुछ याद रह जाए दिमाग में। बाकी हमें कल जो है यहाँ पे हमने छोड़ा था, तो यहाँ से हमें क्वेश्चन करना है आज से। इनमें से एक काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है। आंगन के पार द्वार धरती, ऐसा कोई घर आपने देखा है, ऐसा कोई घर आपने देखा है, सदा नीरा। तो ये इसमें कौन सी रचनाएं जो है दिए गए काव्य संग्रह में, धरती अज्ञेय का नहीं है, बल्कि धरती जो है त्रिलोचन की कृति है। धरती त्रिलोचन के अन्य काव्य में है चैती, मैं उस जनपद का कवि हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है इनका, मैं उस जनपद का कवि हूँ। अमोला, अमोला, चैती, मैं उस जनपद का कवि हूँ। जबकि आंगन के पार द्वार, ऐसा कोई घर आपने देखा है, सदा नीरा। देखिए सदा नीरा, ऐसा कोई घर आपने देखा, ये सब अज्ञेय की रचनाएं हैं। इनमें से कौन सी कृति अज्ञेय की है? संसद से सड़क तक, हरी घास पर चढ़कर, साए में धूप, मछली घर। तो आपको ये पहले से क्लियर होगा, हरी घास पर चढ़कर बहुत ही प्रसिद्ध है अज्ञेय जी का। साए में धूप, दुष्यंत जी का साए में धूप गजल है। मछली घर विजय देव नारायण शाही का है। संसद से सड़क तक धूमिल जी का है। संशय की एक रात किस कवि की कृति है? नरेंद्र शर्मा, नरेश मेहता, केसरी कुमार। तो इसमें आप देखिए नकेनवाद के कवियों का भी नाम दिया गया है। संशय की एक रात जो है राम कथा पर आधारित नरेश मेहता की कृति है। संशय की एक रात राम कथा पर आधारित नरेश मेहता की कृति है। चैत्या, प्रभात पर्व, अरड़िया, नरेश मेहता की अन्य काव्य कृतियां हैं। चैत्या, प्रभात पर्व, अरड़िया, नरेश मेहता की अन्य काव्य कृतियां हैं। अरड़िया के लिए नरेश मेहता को वर्ष 1988 ईस्वी का साहित्य अकादमी सम्मान भी मिला था। अरड़िया के लिए नरेश मेहता को उनकी संपूर्ण रचना कर्म के लिए वर्ष 1992 का ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। 1992 में
ज्ञानपीठ नरेश मेहता को मिला, लेकिन उनकी संपूर्ण रचना कर्म के लिए। तीसरा सप्तक का समय बताना है 51, 60, 59, 70। 4 सप्तक था 1943, 51, 59, 79। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व क्या होना चाहिए? प्रयोगवादी के अनुसार, प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व क्या होना चाहिए? मात्रिक छंदों के बजाय वर्ण वृत्तों का प्रयोग, बौद्धिकता की अपेक्षा भावुकता की प्रतिष्ठा, नई नई राहों का अन्वेषण, काव्य की पूर्व परंपरा का संपूर्ण निषेध। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार क्या होना चाहिए, मुख्य तत्व क्या होना चाहिए, ये है क्वेश्चन। तो नई नई राहों का अन्वेषण 1943, तार सप्तक। इनमें से किस कवि की रचनाएं चौथा सप्तक में संकलित नहीं है? राजकुमार कुंभर, शमशेर बहादुर, स्वदेश भारती, नंदकिशोर आचार्य। तो किस कवि की रचनाएं चौथा सप्तक में संकलित नहीं है? किसका नहीं है संकलित? शमशेर बहादुर सिंह की रचनाएं चौथा सप्तक में संकलित नहीं। शमशेर बहादुर सिंह दूसरा सप्तक 1951 के कवि हैं। इनकी प्रमुख कविताएं, कुछ कविताएं चुका भी हूं नहीं मैं, इतने अपने पास, चौथा सप्तक 1979। अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभर, स्वदेश भारती, नंदकिशोर आचार्य, सुमन राजेश, श्रीराम वर्मा, राजेंद्र किशोर, ये सभी हैं चौथा सप्तक के कवि। इनमें तार सप्तक से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तीसरा सप्तक का प्रकाशन 1959 में, चौथा 79 में। शकुंत माथुर की रचनाएं तीसरे सप्तक में है। रघुवीर शायद दूसरे सप्तक के कवि हैं। रघुवीर, धर्मवीर। तो शकुंत माथुर जो है तीसरे सप्तक में, इनकी रचनाएं तीसरे सप्तक में संकलित है। कथन गलत है क्योंकि ये दूसरे सप्तक की कवित्री है। तार सप्तक की स्थापना 1943 में अगेन है, इनका 1951। तीसरा सप्तक 1959 और 1979, ये हो गया। तार सप्तकों में 7 कवियों के काव्य संग्रह है। अगेन तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषिका है। हिंदी कविता में फैंटेसी का प्रमुख प्रयोक्ता कौन है? फैंटेसी। तो फैंटेसी बहादुर अग्गे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मुक्तिबोध। हिंदी कविता में फैंटेसी के मुख्य प्रयोक्ता मुक्तिबोध है। फैंटेसी के मुख्य प्रयोक्ता मुक्तिबोध है। गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध के कवि। और फैंटेसी के तहत भाव पक्ष प्रधान और विभाव पक्ष गौड़ और प्रच्छन्न तो होता ही है, साथ ही यह भी पक्ष भाव पक्ष कल्पना को उत्तेजित करके बिंबों की रचना करते हुए एक ऐसा मूर्त विधान उपस्थित करता है जिस विधान में उस विधान के ही नियम होते हैं। इनमें से कौन प्रपदवाद से जुड़ा नहीं है? नलिन नरेश केसरी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, तो पहले अक्षर के नाम से ही शुरू हो रहा है। प्रपदवाद का प्रवर्तन नलिन विलोचन शर्मा ने सन 1956 में प्रकाशित नकेन के प्रपद संकलन से किया। नकेन का तात्पर्य नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश, इनके नाम से है। इनमें से दूसरा सप्तक में संकलित कवि हैं, तो दूसरे सप्तक में संकलित कौन से कवि हैं? रघुवीर सहाय जो है ये दूसरे सप्तक में संकलित कवि है। दूसरे सप्तक का प्रकाशन 1951 में। शमशेर भवानी, शेर भवानी, शकुंत, हरिनारायण, नरेश, धर्मवीर, रघुवीर। गीत फरोश, चांद का मुंह टेढ़ा है, धूप के दान, टूटने का सुख, कौन सा सुमेलित नहीं है? टूटने का सुख। टूटने का सुख भवानी प्रसाद मिश्र का है। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र का है। चांद का मुंह टेढ़ा है गजानन माधव मुक्तिबोध का है। धूप के दान गिरिजा कुमार माथुर जी का है। मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कृति चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से किसने लिखी? कि जो चांद का मुंह टेढ़ा है इसकी भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से वात्स्यायन अग्गे जी ने, शमशेर बहादुर सिंह ने, डॉक्टर नामवर सिंह ने, रामविलास शर्मा ने। देखिए मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कृति चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से शमशेर बहादुर सिंह ने लिखी। विलक्षण प्रतिभा। बाकी दूसरे शतक 1951। सौंदर्यबोध, आषाढ़ वीणा, आत्मजयी, इसमें सृजन संबंधी चिंतन किसमें किया गया? सृजन की बात की गई है। अषाढ़ बीड़ा कविता में सृजन संबंधी चिंतन है और लंबी कविता, इनके रचयिता गे हैं। जबकि ब्रह्म राजस मुक्तिबोध का, मोचीराम सुदामा पांडे धूमिल का, आत्मजयी को नारायण का, जिसमें मृत्यु संबंधी शाश्वत समस्या कठोपनिषद का माध्यम बनाकर लिया गया है। किस वर्ग के सभी कवि किसी न किसी सप्तक के कवि हैं? मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, केदारनाथ अग्रवाल।
रामविलास शर्मा, नरेश मेहता, मदनवा सेन, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, जगदीश चतुर्वेदी, कुंवर नारायण, धनबीर भारती, नागार्जुन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माजवे और नागार्जुन। तो इनमें से कौन से हैं? रामविलास शर्मा, नरेश मेहता, मदनवा सेन। तार सप्तक में 7 कवि हैं और रामविलास शर्मा तार सप्तक के कवि हैं, जबकि नरेश मेहता और मदनवा सेन दूसरे और तीसरे के। ये दीप अकेला के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? समाज हमेशा ही व्यक्ति का विरोधी होता है। व्यक्ति को समाज से अनुकूल बने रहकर जीना चाहिए। गुस्सा और अपमान व्यक्ति को झुका देते हैं। व्यक्ति निराश होकर समाज के पास ही जाता है। व्यक्ति विशिष्ट बने रहकर ही समाज के लिए कुछ कर सकता है। तो यहाँ पे यही है, ये दीप अकेला के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि व्यक्ति जो है वो विशिष्ट बने रहकर ही समाज के लिए कुछ कर सकता है। ये दीप अकेला कविता प्रयोगवाद के प्रमुख कवि अज्ञे द्वारा रचित है। ये कविता अज्ञे के व्यक्तिवाद में समाज या समूह को शामिल करती प्रतीत होती है। अज्ञे की चर्चित कविताओं में असाध्य बेड़ा, कलगी बाजरे की शाम, नदी के द्वीप, हरी घास पर चढ़ पर, जितना तुम्हारा सच आदि है। असाध्य बेड़ा एक लंबी कविता है। अज्ञे को उनके कवि संग्रह आंगन के पार द्वार पर साहित्य अकादमी तथा कितनी नाव में कितनी बार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। किस कविता में शहरी जीवन पद्धति के दम्भ पर कटाक्ष है? ये दीप अकेला, नदी के द्वीप, अंता सलीला, हरी घास पर चढ़। तो कभी हरी घास पर चढ़ के बैठकर शहरी जीवन पर कटाक्ष करता है। बाकी सलाह का पुरुष कहे जाते हैं। काव्य संग्रह बंधु चिंता इतलम, हरी घास पर चढ़, बावरा एरी, पूर्वा सुनहले सवाल, सागर मुद्रा। अज्ञे अस्तित्ववाद में विश्वास रखने वाले कवि हैं। अंधेरे में कविता में प्रतीक के रूप में नहीं है, यानी अंधेरे में कविता में प्रतीक के रूप में रक्त, श्लोक, स्नात पुरुष, बरगद, तालाब, अरुण कमल, ये पूरी कविता पढ़ने में छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में लगा होगा। तो अंधेरे में जब कविता पढ़ेंगे उसमें बहुत सारे प्रतीक आए हैं, तो उसमें तालाब नहीं है। रक्त लोक, रक्तालोक, स्नात पुरुष, अरुण कमल, बरगद शिशु प्रतीक के रूप में है। अंधेरे में कविता के रचनाकार मुक्तिबोध, इनकी 2 काव्य कृतियां चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल है। कविताएं अंधेरे में ब्रह्मराक्षस, भूल गलती। मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता की रचना फैंटेसी में की है। अंधेरे में कविता का पहला प्रकाशन कल्पना पत्रिका में 1964 में आशंका के दीप नाम से। कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है। अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है। यह कहना किसका है? नामवर सिंह, श्रीकांत वर्मा, शमशेर बहादुर सिंह, रामविलास धनंजय। देखिए, कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति खोज है। ये कहना समीक्षक नामवर सिंह का है। समीक्षक नामवर। रामविलास शर्मा ने मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता को अपराध भावना का अनुसंधान कहा है। शमशेर बहादुर सिंह ने अंधेरे में की विषय में कहा, यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। इसमें अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण है। अज्ञे के संपादन में कितने सप्तकों का प्रकाशन हुआ? 1, 2, 5, 3, 4। अज्ञे के संपादन में कितने सप्तकों का प्रकाशन हुआ? तो अज्ञे के संपादन में 4 सप्तकों का प्रकाशन हुआ। प्रयोगवाद का आरंभ 1943 में तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। 1943 तार सप्तक अज्ञे, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माजवी, नेमीचंद जैन, गिरिजा कुमार माथुर और भारत भूषण अग्रवाल। 1951 शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद, शकुंत माथुर, हरिनारायण, घनश्याम व्यास, नरेश मेहता, धनबीर भारती, रघुवीर राय। तीसरा सप्तक 1959 प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदनवा सेन, विजय देवनारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी। बाकी चौथा में अवधेश राजकुमार, स्वदेश नंदकिशोर, शुभन, श्रीराम वर्मा, राजेंद्र किशोर। प्रयोगवादी काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? प्रयोगवाद ने बड़ी बड़ी घटनाओं, बड़े बड़े व्यक्तियों और बड़े बड़े जीवन प्रसंगों के विशाल फलक पर इतिवृत्तात्मक काव्य का निर्माण किया है। प्रयोगवादी कवि भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता को स्वीकार करते हैं। प्रयोगवादी कविता में मध्यम वर्गीय व्यक्ति जीवन की समस्त जड़ता, कुंठा, नाशा, पराजय और मानसिक संघर्ष के सत्य की अभिव्यक्ति है। प्रयोगवाद नाम उन व्यक्तियों के लिए रूढ़ हो गया जो तार सप्तक के माध्यम से सन 1943 में प्रकाशन जगत में आए।
प्रयोगवादी काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? देखिए, प्रयोगवादी जो कवि हैं वो ठोस बौद्धिकता को स्वीकार करते हैं। बाकी कुंठा, अनास्था, पराजय और इनसे अभिव्यक्ति है 1943 प्रकाशन है। लेकिन प्रयोगवादी काव्य के संदर्भ में प्रयोगवाद ने बड़ी-बड़ी घटनाओं, बड़े-बड़े व्यक्तियों और बड़े-बड़े जीवन प्रसंगों के विशाल फलक पर इतिवृत्तात्मक काव्य का निर्माण किया, ये सही नहीं है। ये भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता की बात करते हैं। बाकी कुंठा, अनास्था, पराजय, मानसिक संघर्ष की अभिव्यक्ति 1943 में ये आया ही है। इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युगीन विशेषता है। रामविलास शर्मा किस विचारधारा के लेखक हैं? सांस्कृतिक मूल्यवादी, जनवादी, शास्त्रीय परंपरावादी? जनवादी। इनके काव्य संग्रह रामविलास शर्मा के हैं रूप तरंग, सदियों के सोए जाग उठे, बुद्ध, वैराग्य तथा प्रारंभिक कविताएं। कौन सी रचना रघुवीर सहाय की नहीं है? आत्महत्या के विरुद्ध कितनी शांति कितनी शांति, नेता क्षमा करे स्वाधीन व्यक्ति। देखिए, कितनी शांति ये इनकी नहीं है, बल्कि ये अज्ञेय की कविता है। कितनी शांति। जबकि सीढ़ियों पर धूप में लोग भूल गए हैं, सीढ़ियों पर धूप में लोग भूल गए आत्महत्या के विरुद्ध, ये रघुवीर सहाय की रचना है। अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका, अब नहीं कहता यह शरद के भोर की निहार, न्यायिक हुई टटकी कली चंपे की वगैरह। तो आगे की किस कविता से पंक्तियां उद्धृत हैं? आज मैं पहचानता हूँ कलगी बाजरे की, नदी के द्वीप सागर किनारे। तो ये है कलगी बाजरे की। प्रयोगवादी रचनाओं के लोकप्रिय न होने का कौन सा कारण निम्नलिखित में से सही नहीं है? प्रयोगवादी रचनाओं के लोकप्रिय न होने के पीछे कौन सा कारण है? समाज निरपेक्षता, समाज सापेक्षता, दुरूहता, अस्पष्टता। तो समाज सापेक्षता प्रयोगवादी रचनाओं के लोकप्रिय न होने का कारण सही नहीं है। समाज के सापेक्ष, जबकि समाज निरपेक्षता, दुरूहता, अस्पष्टता ये रचनाओं की लोकप्रियता में बाधक सिद्ध हुई है। निरपेक्षता, दुरूहता, अस्पष्टता। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? निराला, मुक्तिबोध, अज्ञेय, अमाचवे। तो तुरंत ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नहीं है। बाकी अज्ञेय, मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल। 1943 में तार सप्तक प्रकाशन में आता है। तो हमने यहाँ पे देखिए तार सप्तक के कवियों को कवर किया और 20 क्वेश्चन कर लिए लगभग। तो काफी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।